नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई पर हमले करने के बाद जिस तरह से मोदी सरकार ने बर्ताव किया, उससे लग रहा था कि इस कांड के दोषियों को मुक्ति मिल जाएगी, इस कांड के जरिए नफरत फैलाने वालों को मुक्ति मिल जाएगी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये साफ दिख रहा था क्योंकि जस्टिस गवई ने तो एक तरह से माफ़ी कर दिया था और मोदी सरकार तब से चुप बैठी हुई थी। अपने कुनबे के उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और घटिया ट्रोल्स को बचाने में लगी हुई थी, जिनकी वजह से बहुत ही विषाक्त वातावरण बन गया था। ये राइट विंग का आतंकवादी दस्ता है जो सोशल मीडिया पर रोज़ जहर उगलता है, आग उगलता है, नफरत उगलता है। तो ऐसा लग रहा था कि चूंकि मोदी सरकार की दिलचस्पी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की दिलचस्पी नहीं है, इसलिए ये मामला आया गया हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अब देश भर में इसको लेकर प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, खलबली मची हुई है और ऐसे लोगों को पनिश करने के लिए, दंडित करने के लिए अपने अपने स्तर पर कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, कुछ राजनीतिक स्तर पर और कुछ गैर राजनीतिक स्तर पर। इन सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ देश भर में अभी तक 15 से ज़्यादा एफआईआर हो चुकी हैं। इनमें सबसे ज़्यादा एफआईआर पंजाब में हुई हैं। पंजाब की सरकार ने ही ये एफआईआर करवा दी है इन इन्फ्लुएंसर के खिलाफ। तो आज हम ये देखेंगे कि क्या ये सिलसिला अब और आगे बढ़ेगा और राज्यों की सरकारें या और इंडिविजुअल या और दलित संगठन आगे आएंगे और ये एक ऐसी घृणित और बड़ी घटना है स्वतंत्र भारत के इतिहास की, जिसको आया गया नहीं होने देंगे, जिसको हल्के में नहीं लेंगे और इसको एक इसके लॉजिकल एंड तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मुश्किल है मौजूदा निज़ाम में उन लोगों को दंडित करवाना जो सत्ता के साथ हैं, सत्ता के हमराही हैं, सत्ता के इशारों पर ये सब करते हैं, रचते हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिए सत्ता का एक आतंकवादी दस्ता वैचारिक स्तर पर, विचार क्या है इनके पास, वो तो उसे कहना चाहिए जहर उगलने वाला जो दस्ता है, वो उस पर लगाम लगे, अंकुश लगे। इसके लिए ज़रूरी है कि जस्टिस गवई के मामले को आया गया न होने दिया जाए और ये बात राष्ट्रीय स्तर पर महसूस की जा रही है। तो धीरे धीरे लोग सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन ने राकेश किशोर को निकाल दिया है। ये हल्की फुल्की कार्रवाइयाँ हैं जिससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो 71 साल के एडवोकेट हैं। अब उनका क्या करियर है, और निकाल भी दिए तो क्या, एक तरह से राइट विंग ने उनको हीरो भी बना दिया है, नायक बना दिया। उनका इतना महिमा मंडन किया गया है जैसे वो कोई बड़े क्रांतिकारी हों, उन्होंने कोई बहुत ऐसा बड़ा काम किया हो जिसके लिए उन्हें भारत रत्न मिल जाना चाहिए। सावरकर और गोडसे को भारत रत्न देने की वकालत करने वाले कल को राकेश किशोर को भी भारत रत्न की अगर सिफारिश करने लगे तो कोई हैरत की बात नहीं है। तो पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कौन है दरअसल, जिन पर सबसे ज़्यादा सबकी निगाहें लगी हुई हैं और सबसे ज़्यादा एफआईआर जिनके खिलाफ हो रही हैं। एक बात जान लीजिए कि जो कुछ जस्टिस गवई के साथ हुआ, ये अब माना जा रहा है कि ये बड़ा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था, ऐसे शून्य में नहीं हो गया। उसके कई दिन पहले से ये पूरा माहौल बनाया जा रहा था और ये जो आतंकवादी दस्ता है वो लगातार भड़काने में लगा हुआ था हिंदुओं को। जो देखिए, हिंदुओं को भी आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं, गुड हिंदू, बैड हिंदू। तो ये जो बैड हिंदुओं का दस्ता है वो गुड हिंदुओं को बरगलाने में, भड़काने में लगा हुआ था और उसका नतीजा हमने देखा कि क्या हुआ।
अगर राकेश किशोर नहीं होते तो कोई और होता, सुप्रीम कोर्ट नहीं तो कहीं और ये बदतमीजी या इस तरह का हमला जस्टिस गवई पर हो सकता था, किया जा सकता था, क्योंकि इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर बाकायदा सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर पॉडकास्ट के ज़रिए किया गया। अब मैं आता हूं उन लोगों पर जिन्होंने ये दुष्कर्म किया, कुकर्म किया, इस तरह के काम किए जिनकी वजह से पूरी भावनाएं लोगों की भड़की और ये हरकत हुई। देखिए 12 से 15 एफआईआर हुई हैं और कुल 28 आरोपियों को नामित किया गया है। इसके लिए 28 आरोपी बनाए गए हैं और 100 से ज़्यादा ऐसे हैंडल्स चिन्हित किए गए हैं जिन पर नज़र रखी जा रही है, जिनके कंटेंट को एनालाइज किया जा रहा है, जिनके आधार पर उन सोशल मीडिया हैंडलर्स को के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब इसमें 3 प्रमुख नाम हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चित हैं। एक है अजीत भारती, ये राइट विंग का यूट्यूबर है, ऊपर से स्टोरी खाली है, केवल और केवल जहर उगलने का काम करता है। इसी तरह का एक कौशलेश राय है, ये भी यूट्यूबर है। अनुपम सिंह है, ओप इंडिया एक वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, उसके एडिटर हैं ये। आप सोचिए ये सब अपने आप को जर्नलिस्ट भी कहते हैं और इस तरह से पेश आते हैं जैसे वो राष्ट्र निर्माण का महान काम कर रहे हों। इस तरह की विभाजनकारी, विघटनकारी और जहरीली कार्रवाई करते हुए। तो ये 3 प्रमुख रूप से हैं। एक पॉडकास्ट आया जिसमें अजीत भारती ने कहा कि सीजेआई की कार घेरनी चाहिए, दलित सीजेआई को दबाव में लाना चाहिए, उसकी साजिश रचना। कौशले राय कह रहे हैं कि कम से कम कोई एक तो हिंदू वकील होगा जो सीजेआई का सर पकड़ के दीवार पे मार दे, जिसके 2 टुकड़े हो जाएं। गांधी बनो, सीजेआई के चेहरे पर थूक दो, आईपीसी में 4 महीने की सजा है, गोडसे जैसा कुछ करो, ये भड़का रहे थे। और इसी तरह से अनुपम सिंह हिंसा भड़काने वाली चर्चा में भागीदारी कर रहे थे। तो ये लोग थे। और आप देख लीजिए कि तीनों अपर कास्ट के हैं, ऊंची जातियों के हैं, जिनमें दलितों के प्रति घृणा भरी हुई है और जो इस तरह से सोशल मीडिया पर ऐसे मुद्दों पर इसी तरह से बिहेव करते हैं। पंजाब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आपके मंत्री हरपाल सिंह चीमा हैं, उन्होंने इस पूरी घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। मिशन अंबेडकर के फाउंडर सूरज कुमार बौद्ध ने क्रिमिनल कंटेम्प्ट की मांग करते हुए याचिका दायर की है। और नोएडा पुलिस ने तो केवल बुलाया है अजीत भारती को, अपने दफ्तर में चाय वाय पिलाई होगी, समोसे खिलाए होंगे और पीठ ठोकर लगता है विदा कर दिया, क्योंकि उसका कुछ हुआ नहीं। और जब ये महोदय वहाँ गए तो उनके साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन शिवम त्यागी भी थे। तो समझ जाइए कि आप किस तरह से मिली भगत में ये सब काम हुआ होगा। एक और नाम लीजिए, इनका नाम है किक्की सिंह। इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है, इनके हैंडल सहित। ये सोशल मीडिया यूजर हैं, एक्टिविस्ट हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले, नवी मुंबई में इनके खिलाफ केस हुआ है। किक्की सिंह सीजीआई को लेकर इसने एक अपमानजनक वीडियो बनाया था जिसमें चेहरे पर काला रंग पोता था, गले में एक बाल्टी लटका दी थी जो दलितों के अपमान का प्रतीक है, और कहा था सीजीआई को फिक्स करो, सिर फोड़ दो, जैसे हिंसक सुझाव भी दिए थे। इसके अलावा हमले का जश्न भी मनाया था। तो ये सारी चीज़ें ये किक्की सिंह ने की थी और नवी मुंबई की पुलिस ने एक वकील की शिकायत पर इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आईपीसी 153A 505 295 ए के तहत मुंबई पुलिस ने वीडियो को अपमानजनक मानकर जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक एफआईआर हुई है कर्नाटक में, बेंगलुरु में। ये जो राकेश किशोर साहब थे, सो कॉल्ड वकील, उनके खिलाफ हुई है। लेकिन ये ट्रोल से जुड़ा है। प्रो हिंदुत्व वॉइसेस ट्रोल्स जो है एक्स और इंस्टाग्राम पर, उसके खिलाफ भी है। ट्रोल्स ने क्या कहा था? सीजीआई पर हमला सही है, ये सनातन का अपमान था, दलित सीजीआई को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे जातिगत मीम्स और पोस्ट जारी किए थे
और हिंदुत्व इन्फ्लुएंसर द्वारा हिंसा भड़काने वाले वीडियोस शेयर किए थे। मकसद साफ है, हिंसा को उकसाना, संवैधानिक पद का सम्मान न करना। बेंगलुरु पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट के लिए एफआईआर दर्ज की, जिसको हिंसा भड़काने वाला माना। इस तरह से ये किक्की सिंह भी है। अब धीरे धीरे ये सिलसिला शुरू हुआ है, तो आगे चलकर और भी ये बढ़ते जाने की उम्मीद है। और एक्स पर और भी ट्रोल्स आए हैं, जिसको अभी चिन्हित किया जा रहा होगा बहुत सारे लोगों द्वारा, और जिसमें हमले का जश्न मनाया गया, सनातन की रक्षा की बात की गई, सीजेआई को एंटी हिंदू बताया गया और उनकी दलित आइडेंटिटी पर अटैक किया गया। यानी वो दलित थे इसलिए उन पर अटैक किया गया, और वो पूरे ये जो राइट विंग ट्रोल्स हैं सीजेआई को विलेन बनाने का काम कर रहे थे। क्विंट की रिपोर्ट है कि हफ्तों से ये सारे जो ट्रोल्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, एडिटर थे, वो कोऑर्डिनेटेड ढंग से ट्रोलिंग कर रहे थे, और जिसमें राइट विंग क्रिएटर्स जो हैं वो सारे उसमें शामिल थे। और बहुत सारे जो आपने साधुओं को भी देखा होगा जिन्होंने बहुत घटिया टिप्पणी की सीजेआई के बारे में, और एक पूरे ब्राह्मणवादी जो तंत्र है वो इसका हिस्सा था। तो ये तमाम लोग थे और जिनकी वजह से ये माहौल बिगड़ा और ये हालत हुई। अब इनको सही मायनों में दंड देने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। पंजाब पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की है, ठीक है कि आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, इन सब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, संजय सिंह ने भी कहा, उन्होंने इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की भी कोशिश की होगी। पंजाब में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, उसमें भी इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही होगी। लेकिन इसमें अगर इसका वो पक्ष है तो ये पक्ष भी है कि ये अच्छी बात है कि आम आदमी पार्टी ने इतना साहस दिखाया कि वो इन ट्रोल्स के खिलाफ खड़ी हुई है, इन ट्रोल्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। देखना यह है कि जो कांग्रेस पार्टी या दूसरी जो राजनीतिक दल हैं विपक्ष के, वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं। क्या वो इस तरह की हिम्मत दिखाते हैं कि इन ट्रोल्स के खिलाफ केस करें, हर जगह केस करें, 10 स्टेट में केस करें, जिससे इनको भाग कर जाना पड़े और उसको बहुत गंभीरता से लड़ें और इनको जेल तक पहुंचाएं। तब ये उपलब्धि होगी, तभी जो दूसरे ट्रोल्स हैं उनके हौसले गिरेंगे, पस्त होंगे कि अगर हमने इस तरह की हरकत की तो हम मुसीबत में भी फंस सकते हैं, हमारे खिलाफ मुकदमे भी हो सकते हैं, हमें जेल भी हो सकती है। तो ये पूरा माहौल है जिसमें कम से कम ये उम्मीद बनती है कि जब सीजेआई जैसे व्यक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस तरह का अटैक होता है, जो कि न केवल सीजेआई पर अटैक है, सुप्रीम कोर्ट पर अटैक है, संविधान पर अटैक है, लोकतंत्र पर अटैक है और हमारे पूरे सिस्टम पर एक तरह से अटैक है, और बहुत घटिया जंग से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आप विचार के स्तर पर सीजेआई को क्रिटिसाइज़ कीजिए, सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज़ कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, उसमें विचार की मर्यादा होनी चाहिए, उसमें नफ़रत आपकी नहीं होनी चाहिए और हिंसा को बढ़ावा देने की कोई कोशिश उसमें नज़र नहीं आनी चाहिए। जो कि इन सब ट्रोल्स ने वो सारी जो रेड लाइंस होती हैं, लक्ष्मण रेखाएं होती हैं, उन सबको पार कर गए। और ये बहुत ख़तरनाक है भविष्य के लिए, क्योंकि ये आतंकवादी दस्ता है मोदी सरकार का, बीजेपी का, संघ परिवार का, अघोषित रूप से जो सोशल मीडिया पर इस तरह से पेश आ रहा है। मैं इन्हें अर्बन फासिस्ट भी कहूँगा, जो पढ़े लिखे अर्बन फासिस्ट हैं, शहरों में रहने वाले फांसीवादी दिमाग के लोग हैं, नस्लवादी हैं, घनघोर जातिवादी हैं, जिन्हें दलितों से नफरत है, पिछड़ों से नफरत है, अल्पसंख्यकों से नफरत है, और जो एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मजबूत करने के एजेंडे पर लगे हुए हैं। और यहाँ पर जब उन्हें लगा कि उनके एजेंडे को चोट पहुँच सकती है तो वो सीजेआई तक पर हमले के पर पहुँच गए। और इसका एक मकसद तो हम सब जानते हैं ये भी है
कि पूरी जुडिशरी को डरा दो, धमका दो, ताकि पूरे हिंदुस्तान में कोई भी जज हिम्मत न करे इन ट्रोल्स के खिलाफ, इन ट्रोल्स की भावनाओं के खिलाफ, इन ट्रोल्स की आस्थाओं के खिलाफ जाने की, भले ही वो सही हों। सारे जो मामले उनके पास आए, चाहे गलत आए चाहे सही आए, उन पर वो इन्हीं के पक्ष में फैसले सुनाए। ये एक भय का वातावरण बनाने की कोशिश की गई है, आतंक का वातावरण बनाने की कोशिश करना भी इस पूरे हमले का एक हिस्सा था। और अगर ना भी रहा हो तो अब उससे वो निर्मित हो रहा है, ये हम सब देख रहे हैं। तो ये बहुत चिंता की बात है। इस चिंता में प्रधानमंत्री मोदी शामिल नहीं हैं, उनकी सरकार शामिल नहीं है, गृह मंत्री तो कतई शामिल नहीं हैं, उनके मुंह से दो बोल नहीं फूटे हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी खामोश नजर आ रही है, मोहन भागवत खामोश हैं। तो इस मौन को स्वीकृति का लक्षण मानना चाहिए कि इस मौन के जरिए उन्होंने इस हरकत को जस्टिफाई किया है, सही माना है, और इसीलिए चुप है। ना तो वो इनके खिलाफ, ट्रोल्स के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, ना सीजीआई के पक्ष में आगे आकर उनके साथ खड़े हो रहे हैं। दोनों चीज़ें नहीं हो रही। और ये साफ साफ बताता है कि जो संघ परिवार है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक है, बीजेपी है, वो किस तरह से ब्राह्मणवादी सोच का, ब्राह्मणवादी वर्चस्व की हामी है, और उसे दलित केवल वोट बैंक के लिए चाहिए। दलितों की सम्मान और प्रतिष्ठा की चिंता उसे नहीं है, ना ही उनकी सामाजिक राजनीतिक हिस्सेदारी को वो सहन कर पाते हैं। और जब भी मौका मिलता है वो इसी तरह से उन पर टूट पड़ते हैं, जैसे कि हमने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के मामले में देखा। और अभी तक आप देखिए कि ये चुप्पी जो है वो बहुत भारी पड़ेगी इनको, अगर ये कार्रवाई ठीक ढंग से चलती रही। और जो विपक्ष के दल इसको राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे, बिहार में चुनावी मुद्दा बनना लाजमी है, वहाँ ये शुरू हो गया सिलसिला। वहाँ चिराग पासवान, जीतन मांझी की ज़ुबानें बंद हो गई हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं, क्या करें, एनडीए में हैं, एनडीए के खिलाफ कैसे जाएं, और उनका अपना वोट बैंक भी प्रभावित होगा इससे। तो ये एक बड़ी समस्या एनडीए के लिए, एनडीए बीजेपी के सहयोगियों के लिए भी हो गई। अब इसका कुल मिलाकर क्या असर पड़ता है ये तो आने वाले दिनों में दिखेगा, लेकिन इन पर कार्रवाई होना एक बहुत अच्छा संकेत माना जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है जिसको अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश होनी चाहिए, ना कि एक राजनीतिक हेडलाइन हासिल करने की कोशिश के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।